से ही वो अत्यंत सुंदर और कुशाग्र बुद्धि थी। 16 वर्ष की आयु का समय पढ़ने लिखने, खेलने कूदने में हंसी खुशी निकल गया। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उसने मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन इसी बीच उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसके सिर में भयंकर पीड़ा रहने लगी। शुरू में डॉक्टरों ने आंखों का परीक्षण करके उसे चश्मा दिया, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं मिला था। बीएचयू के अस्पताल में जब न्यूरो सर्जन ने जांच की, तब पता चला कि उसके मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्लैंड में नींबू के आकार का ट्यूमर है। उन्होंने तुरंत सर्जरी की सलाह दी। सर्जरी की बात सुनकर हम सभी लोग चिंताग्रस्त हो गए। डॉक्टर की सलाह पर ही उसका ऑपरेशन मद्रास के सुप्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर राममूर्ति जी ने किया। यहीं से ही दिव्या के जीवन का संघर्ष प्रारंभ हो गया। जब वह पापा अम्मा के साथ मद्रास जा रही थी, हम सभी भाई बहन भावुक होकर रो रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन उसमें बहुत आत्मविश्वास था कि वह ठीक होकर वापस लौटकर हम सबसे मिलेगी। ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद के कष्ट को वह सहन कर रही थी और पापा अम्मा की तपस्या देखकर वह उनका हौसला बढ़ाती थी। करीब 2 महीनों के बाद जब वह स्वस्थ होकर लौटी, तब हम लोगों को अपार प्रसन्नता हुई। घर लौटकर स्वस्थ होने के बाद उसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसी बीच उसे पुनः सिर में दर्द की परेशानी बढ़ गई। पापा अम्मा उसे लेकर पुनः मद्रास गए, जहां जांच करने पर डॉक्टर राममूर्ति जी ने पुनः उसके मस्तिष्क का ऑपरेशन किया, जिससे उन्हें पता चला कि जहां ऑपरेशन हुआ था वहां कैल्सिफिकेशन के कारण उसकी ऑप्टिक नर्व दब गई है, जिससे उसकी नेत्र ज्योति जाने का खतरा है। इस बार वहां से लौटकर सभी लोग दुखी थे कि भविष्य में न जाने क्या होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वापस लौटकर उसने पीएचडी करने के आज 6 जनवरी 2023 को डॉक्टर विभा मिश्रा स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत विज्ञान परिषद प्रयाग उनको याद करते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्वविद डॉक्टर विभा मिश्रा के संघर्षपूर्ण जीवन की यादें विषय पर डॉक्टर आभा त्रिपाठी द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य विषय ही था प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्वविद डॉक्टर विभा मिश्रा के संघर्षपूर्ण जीवन की यादें। वैसे उन्होंने दिदिया की यादें कह करके जो है इस संघर्षपूर्ण जीवन की यादें, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। डॉक्टर आभा त्रिपाठी मुख्य वक्ता, डॉक्टर हरिनारायण दुबे प्राचीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। हम बता दें आपको कि डॉक्टर विभा मिश्रा का जन्म 6 जनवरी 1961 को हुआ था। एमए तथा डीफिल की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने 1992 में प्राप्त किया। डीफिल की डिग्री के समय ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई और फिर भी उन्होंने डीफिल की डिग्री पूर्ण की। अंध विद्यालय में और अनेक जगहों पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। 1996 से लेकर 2021 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज में उन्होंने प्राचीन इतिहास विभाग में अध्यापन किया। प्राचीन इतिहास भारतीय इतिहास पुरातत्वविद डॉक्टर विभा मिश्रा के संघर्षपूर्ण जीवन की यादें विषय पर डॉक्टर आभा त्रिपाठी का महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत है।
प्राचीन इतिहास विभाग में हिस्टोरिकल एंड कल्चरल स्टडी ऑफ टेराकोटास ऑफ कौशाम्बी विषय पर शोध कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच उसकी नाक से भूरे रंग का पानी निकलने लगा। परेशान होकर उसे फिर तुरंत मद्रास राममूर्ति जी के पास ले जाना पड़ा। उसकी जांच करने पर डॉक्टर राममूर्ति जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने सर्जरी करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि तीसरी बार ऑपरेशन करने से कहीं शरीर में कोई विकार ना आ जाए। उसकी उम्र अभी बहुत कम है और इसलिए उसका वे ऑपरेशन नहीं करेंगे। सभी लोग चिंतित थे क्योंकि उसकी दृष्टि भी कम होती जा रही थी। डॉक्टर की सलाह से उसे दिल्ली में न्यूरोसर्जन को दिखाया गया तो उन्होंने नाक से लेजर विधि से ऑपरेशन करके उसके पानी को निकाल दिया। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद उसकी नाक से गंध पहचानने की क्षमता भी समाप्त हो गई। घर लौटकर पुनः शोध कार्य में जुट गई। इसके लिए कभी बनारस, कभी कौशाम्बी, कभी दिल्ली उसको जाना पड़ता था। जब शोध कार्य अंतिम चरण में था तो उसकी दृष्टि प्रतिदिन कम होती जा रही थी। डॉक्टरों से बहुत जांच करवाई गई, लेकिन अब उनके पास ऐसा कोई इलाज संभव नहीं था जिससे उसकी नेत्र ज्योति वापस लौट सके। छोटी बहन निशी की मदद से उसने किसी तरह अपनी थीसिस पूर्ण की और वाइवा देकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जीवन अब पूरी तरह से अंधकार में हो गया था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर की राय से वह दिल्ली गई, जहां ब्लाइंड स्कूल DRA में प्रवेश लिया और पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि सीखी, चलने फिरने के लिए प्रशिक्षण लिया और वहां से B.Ed की उपाधि भी प्राप्त की। इसी बीच उसका चयन जोधपुर के ब्लाइंड स्कूल में हो गया, जहां वह 4 साल तक प्रशिक्षण का कार्य करती रही। जोधपुर की गर्मी और मिर्च वाले खाने से वो बहुत तंग रहती थी। कई बार खाना ही नहीं खाती थी और कभी केवल दही खाती थी। एक बार उसे वहां लू लग गई, जिससे वह अचेत हो गई थी। उसका उपचार वहां के लोगों ने किया। वो लगातार अपने समाचार पत्र द्वारा पापा को देती रहती थी और यहाँ से जितनी चिट्ठियां जाती थी वो अपने लोगों से वहां पढ़वाती थी। इसी बीच हम सब भाई बहन भी उसको लगातार पत्र लिखते थे, क्योंकि वो पत्र का ही इंतजार करती थी। जोधपुर वो पापा के साथ लगातार ट्रेन में जाती थी और जब छुट्टियां होती तो पापा उसे लेने जाते। वह लगातार ट्रेन के सफर में जाकर भी परेशान थी, क्योंकि कभी उसका पर्स छिन जाता था, कभी उसकी चप्पल गिर जाती थी। इतना संघर्ष करते हुए भी कभी उसने नहीं कहा कि वह जोधपुर नहीं जाएगी या उसे ये नौकरी पसंद नहीं है। रेलगाड़ी में उसको बहुत कष्ट था, लेकिन वह किसी भी तरह से अपनी हिम्मत नहीं हारती थी। भाग्यवश 1996 में उसका चयन CMP डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्राचीन इतिहास विभाग में हो गया। उसने जोधपुर से लौटकर सहर्ष इस नौकरी को स्वीकार कर लिया। अब उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था। कॉलेज ले जाने के लिए उसके लिए एक सहायिका रखी गई, जो उसे पहले रिक्शे में और बाद में कार में लेकर जाती, उसे पढ़ाने के हॉल तक छोड़ती और बाहर बैठती। कक्षा समाप्त होने पर उसे लेकर वापस घर आती। BA और MA की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उसे स्वयं भी बहुत पढ़ना पड़ता था। पढ़ने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। पापा और अम्मा उसकी सहायता करते। वे उसके नोट्स बनाकर टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते, जिसे वो बार बार सुनकर याद कर लेती। कुछ महत्वपूर्ण बातें ब्रेल लिपि में लिखती और स्वयं नोट्स बनाती। रात में 2:30 बजे का अलार्म लगाकर उठती और कैसेट को बहुत ध्यान से सुनकर याद कर लेती थी। फिर सुबह 6 बजे तक वो पढ़ती थी और फिर सो जाती थी। 8 बजे उठकर 9 बजे कॉलेज के लिए तैयार होकर कार से CMP डिग्री कॉलेज जाती थी और पूरे आत्मविश्वास से पढ़ाती थी। उसके पढ़ाने की प्रशंसा उसकी प्रिंसिपल और छात्राएं सभी करती थी। कॉलेज से लौटने के समय वह सहायिका की मदद से शॉपिंग भी करती थी। जो सामान उसको पसंद था वो खरीद लेती थी। कभी कभी अपने ड्राइवर और अपनी सहायिका को आइसक्रीम और मिठाई भी खिलाती थी, क्योंकि उसको मिठाई और आइसक्रीम बहुत पसंद थे और घर में भी ले आती थी। खाली समय में वो अपने ट्रांजिस्टर में गाना सुनती और स्वयं भी गुनगुनाती थी। शाम को पापा अम्मा के साथ टीवी पर रामायण, महाभारत और कई अन्य धारावाहिक भी बैठकर सुनती थी। हम सभी के जन्मदिन और एनिवर्सरी पर फोन करना और कार्ड भेजना नहीं भूलती थी। बच्चों के साथ तोतली बोली में बोलती, उन्हें खूब खिलाती और कहानियां सुनाती थी। घर जाने पर सबके लिए उपहार और चॉकलेट लाती थी। अम्मा की तबीयत जब खराब रहने लगी तब वो बहुत परेशान रहने लगी। एक बार उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई, जिसका ऑपरेशन लखनऊ के अस्पताल में हुआ।
उनकी तबीयत ठीक होने के लिए निरंतर वहाँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करती, हनुमान चालीसा पढ़ती, ठीक होने पर मंदिर जाकर प्रसाद भी चढ़ाती। संस्कृत में न जाने कितने श्लोक उसे कंठस्थ थे, जिन्हें वह निरंतर ही मन बुदबुदाती रहती। लंबी बीमारी के बाद जब अम्मा नहीं रही, तब से वह बिल्कुल अकेली हो गई। अब घर बाहर कोई भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहती। धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाला और पापा के साथ बैठकर अपने नोट्स बनाती और उनसे रिकॉर्ड करवाकर सुनती। इसी बीच उसने अपनी कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें कौशाम्बी की मृण मूर्तियाँ भारतीय संस्कृति प्रमुख है। उसने अनगिनत शोध पत्र लिखे और समय समय पर जो प्रकाशित होते रहे। इसके लिए उसने कुछ ग्रंथों का संपादन भी किया। एक बार उसके पैर की हड्डी टूट गई, जिसके बाद उसे कई दिनों तक चलने में परेशानी होती थी। इसलिए पापा ने उसके लिए 2 सहायिका रखी, जो कॉलेज तक उसे ले जाती और तीसरी मंजिल तक पहुंचाती, जहां उसकी क्लास होती थी। उसने कई बार प्रिंसिपल से प्रार्थना भी की कि उसका कमरा नीचे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह निरंतर कष्ट झेलती रही। अम्मा के जाने के बाद से वह कॉलेज से लौटकर पापा के साथ खाना खाती और 2 बजे पापा के विज्ञान वर्कशॉप चले जाने पर अंदर से दरवाजा बंद करके सो जाती। 5:30 बजे जब पापा घर लौटते तो वो उठकर दरवाजा खोलती। सभी काम सुचारू रूप से चल रहे थे कि एक दिन अचानक वह घर में गिर पड़ी और काफी समय तक बेहोश रही। किसी तरह होश आने के बाद जब उसने दरवाजा खोला, उसके बाद से वह कई बार घर में गिरती थी, बेहोश हो जाती थी। उसे बहुत बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब पापा ने उसके लिए एक नर्स रख दी थी, जो सुबह 8 बजे से रात के 6 बजे तक रहती थी। वही उसके साथ कॉलेज जाती और घर लौटने के बाद उसके साथ घर में रहती। डॉक्टर उसे जो दवाइयाँ देते थे उससे उसको बहुत नींद आती थी। वह किसी से फोन पर भी बातें नहीं करती थी। 2020 में जब कोरोना की बीमारी आने से लॉकडाउन हो गया तो सभी लोग घरों की दीवारों में कैद हो गए। पापा और दीदिया दोनों की संपूर्ण गतिविधियां समाप्त हो गई थी। वह रेडियो सुनती और दवाइयां खाकर सोती रहती। मई 2020 में एक दिन वह सुबह सोकर ही नहीं उठी। पापा परेशान हो गए। किसी तरह दीदी को फोन मिलाकर उसको घर बुलाया और उसे गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया। कुछ दिनों बाद उसे वहां होश आया और वह ठीक होकर घर आ गई। लेकिन इसके बाद प्रायः हर महीने ही वह अस्पताल जाती रही और ठीक होकर आ जाती थी। उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। उसकी स्मरण शक्ति क्षीण होती जा रही थी। कई बार वो बहकी बहकी सी बातें करने लगी। ब्रेन का MRI करवाने पर पता लगा कि उसके ब्रेन में एक खून का थक्का क्लॉट बन गया है, जिसे निकालना बहुत आवश्यक है। छोटी बहन निशी दिल्ली से इलाहाबाद आई और उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। ये समाचार सुनकर सबने चैन की सांस ली और भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। 10-15 दिन के बाद जब वह घर आई तो अस्पताल की 2 नर्सों को उसकी देखभाल के लिए घर में रखा गया, जो समय समय पर दवाइयाँ, सूप, जूस, खाना खिलाती, उसे नहलाती, उसे तैयार करती। नवंबर में मैं इलाहाबाद आई तो उसने अपने बचपन की बातें करती और सहेलियों के नाम पूछती। वो सबके नाम बताती और हंसकर कुछ मेरी शैतानियाँ भी बताती जो मैं बचपन में करती थी। लगभग 1 महीने तक उसमें बहुत सुधार होता रहा और अब वो डाइनिंग टेबल पर सबके साथ नाश्ता करती थी, खाना खाती थी और हम सब बहुत खुश थे कि अब वो धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है। लेकिन एक दिन वो डाइनिंग टेबल पर फिर बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसके बाद से तो वो अस्पताल से आई तो कुछ भी नहीं बोलती थी, खाना मन से नहीं खाती, जवाब में केवल हाँ या ना में जवाब देती। महीने बाद जब भी डॉक्टर उसकी दवाएं बदलते तो उसकी तबीयत खराब हो जाती और उसे फिर आईसीयू में ले जाना पड़ता। मार्च 2021 के अंत में उसको तेज बुखार हो गया, उल्टियां होने लगी, डायरिया भी हो गया। छोटी बहन निशी उस समय इलाहाबाद पहुंची और उसने फिर आईसीयू वार्ड में भर्ती किया। वहां उसकी कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आई, जिसमें वह पॉजिटिव आई थी। उस समय भी उसको तेज बुखार था। डॉक्टर ने तुरंत उसको आईसीयू वार्ड से निकालकर स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करने को कहा। पापा ने डॉक्टर से उसे घर भेजने का बहुत आग्रह किया, लेकिन डॉक्टर अपनी बात पर अड़े रहे। शाम तक किसी तरह उसे मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया गया। यही वह समय था जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। अस्पताल में बहुत अफरा तफरी का माहौल था। कोई भी अस्पताल से जीवित नहीं निकल रहा था। डॉक्टर ने सुबह फोन नंबर पर संपर्क करने को कहा।
घर लौटकर सब लोग यही सोच रहे थे कि पता नहीं दिव्या की कैसी तबीयत होगी, उसकी सारी दवाएं भी उसे खिलाई भी होंगी या नहीं, वह किस प्रकार संघर्ष झेल रही होगी। 10 बजे सुबह अस्पताल से फोन आया कि विभा वेंटिलेटर पर है। छोटी बहन एक नर्स के साथ अस्पताल पहुंची तो कोई बता ही नहीं पा रहा था वो कहाँ पर है। 1 बजे फोन से ही संपर्क हुआ और सूचना दी गई कि शी इज नो मोर। छोटी बहन एम्बुलेंस में उसे लेकर शमशान घाट पर पहुंची, जहां उसने ही उसका क्रियाकर्म किया। हम सबको फोन से ही खबर मिल रही थी और सब लोग रो रहे थे, लेकिन पापा को यह समाचार देने की हम लोगों में हिम्मत ही नहीं थी। किसी तरह भैया ने उन्हें ये समाचार बताकर तो भी विलाप करते रहे। दीदी लखनऊ से शाम तक घर पहुंच गई थी। मैं भी तीसरे दिन पहुंची और उसके शांति हवन में भाग लिया। सभी ने पुष्प चढ़ाकर उसे श्रद्धांजलि दी। मैंने उस दिन ईश्वर से कहा कि आपने उसे मुक्ति दी है। इस निष्ठुर संसार में लगभग वह 32 वर्षों तक अपना अंधकार में जीवन से संघर्ष करती रही। वह अपने ज्ञान चक्षु से सबको देख रही थी, लेकिन किसी से शिकायत नहीं थी। 29 वर्षों तक जिसने अपनी आंखों से सारी सांसारिक गतिविधियां को देखा हो, वह अंधकार में जीवन में अपने को सदैव दूसरों की दया पर निर्भर कैसे मान ले। हम लोग सोचते थे कि काश चिकित्सा विज्ञान में कोई ऐसी तकनीक आ जाए, कोई ऐसी दवाई आ जाए, ऐसी सर्जरी आ जाए जिससे वह अपने जीवन के अंत में पुनः देख सके। लेकिन हम सोचते कुछ हैं और प्रारंभ कुछ और ही होता है। पिछले कुछ वर्षों से उसकी सेहत गिरती ही जा रही थी। शायद ईश्वर को उस पर कुछ तरस आ गया तो उन्होंने कोरोना बीमारी के बहाने उसे अपने पास बुला लिया। अब घर दिव्या के बिना सूना है। हमें लगता है कि वो अम्मा के साथ खुश होगी। वह हमारी यादों में निरंतर जीवित है। हम लोगों के घर पहुंचने पर उसका खुश हो जाए। बाहर खड़े होकर उसका प्रतीक्षा करना और वापस लौटने पर उदास होना, आशीर्वाद देना बहुत याद आता। उसकी किताबों से भरी अलमारियां, अनगिनत साड़ियां, सलवार सूट, झुमके, चूड़ियां, चप्पलें सभी संभाल कर रखी हैं, पर तुम ही नहीं हो, कहीं नहीं दिखाई देती हो। आज भी लगता है कि तुम यहीं कहीं बैठी हमें देख के मुस्कुरा रही हो। पापा को तुम्हारा बहुत सहारा था। तुम्हारे जाने के बाद एकदम अकेले हैं, उदास हैं। तुम्हारा अंतिम संस्कार न कर पाने का उन्हें अपार दुख है। मेरी यही कामना है कि तुम इस निष्ठुर संसार में कभी भी कष्ट भोगने या संघर्षपूर्ण जीवन जीने के लिए मत आना। तुम तो अब एक मुक्त आत्मा हो, स्वतंत्र हो और सुखी हो। तो न जाने कितनी दूर चली गई होगी जिसे अब हम नहीं ढूंढ सकते। एक फिल्मी गीत की पंक्ति है कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे कोई ढूंढे उन्हें, नहीं कदमों के हैं निशान। आज समझ में आ रहा है कि तुम बहुत दूर चली गई हो और मनुष्य जब इस संसार से चला जाता है तो केवल रह जाती है कुछ यादें। धन्यवाद। सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। परम सारस्वत युग पुरुष की हाथ हम लोगों के बीच में विद्यमान प्रोफेसर पांडे जी लगभग 100 वर्ष और 100 वर्ष की दीर्घ आयु की कामना करते हैं उनकी, क्योंकि वो उतना ही ओजस्वी आदमी है जितना उन्हें मैंने आज के 25-30 वर्ष पहले देखा था। दूसरे महापुरुष और परम सारस्वत इस संस्था के प्राण प्रोफेसर श्री गोपाल मिश्र जी, जिन्होंने शताधिक पुस्तकों का लेखन किया है और सतत अध्ययन और लेखन में व्यस्त अपने जीवन को बना रखा है, ऐसे सारस्वत महापुरुष जो संस्था को प्राण दे रहे हैं। हम लोगों के बीच में उपस्थित
सरस्वती स्वरूपा आभा जी, और आज जिनकी स्मृति में हम यहाँ आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह तो साक्षात सरस्वती स्वरूपा ही थी। वाणी में इतना संयम, इतनी शीतलता, इतना वैदुष्य और इतना पांडित्य विभा जी के व्यक्तित्व में समाया हुआ था कि वे जब भी किसी आचार्य से मिलती थी या जब कभी भी किसी प्रसंग में, शोध या किसी पत्र संदर्भ में उससे उनकी बात होती थी, तो ऐसा लगता था कि कितना ज्ञान है इनमें और कितनी जिज्ञासा और है इनमें जानने की। पहले तो ये खुद अच्छी तरह से चीज़ों को अच्छी समझती थी और इसके बाद भी उनमें एक जिज्ञास वृत्ति जागृत होती थी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, गुरु शुश्रूषया विद्या परिप्रश्नेन सेवया। ये जो गुरुओं के संपर्क से विद्या प्राप्त की जाती है वो तो एक पक्ष था ही, परिप्रश्नेन उनका दूसरा पक्ष था। यह महती जिज्ञासा का प्रसंग हमें बहुत कम शोध छात्रों में दिखलाई पड़ा। यह इसकी सबसे बड़ी अपवाद थी। प्रोफेसर मिश्र जी कभी कभी कुछ ऐसे व्याख्यान होते थे जिसमें प्रोफेसर कोर्स या ओरिएंटेशन का उसमें खुद ही रहते थे, उनको लेकर के आते थे और मैं देखता था कि पूरा व्याख्यान हो गया, एक आध दो ही कोई प्रश्न करता था, लेकिन वह फिर कुछ न कुछ उसमें जिज्ञासा अवश्य प्रस्तुत करती थी, क्योंकि उनको विषय बोध होता था। स्मृति में इतना ज़्यादा समाई हुई है, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के बीच से एक साक्षात जीवित सरस्वती हम लोगों से छीन ली गई। बहुत कुछ वो देती भारतीय इतिहास और संस्कृति को, और जिस विधा में वो निष्णात थी, और भारत हम समझते हैं कम से कम हमारे विश्वविद्यालय से लेकर के उत्तर भारत में कोई ऐसा फिर नहीं था जो मृण्मयी मूर्तियों पर और उनमें जो निहित भारतीय संस्कृति और इतिहास के तत्व विद्यमान थे उस पर इतनी गंभीर किसी की सोच रही हो। ऐसी ज्योतिर्मयी शक्ति स्वरूपा विभा जी को हम बार बार उनकी उस आत्मा को स्मरण करते हैं। वो हम लोगों के बीच में सदैव विद्यमान रहेगी, उनकी सरस्वती हम लोगों के बीच में विद्यमान रहेगी, उनकी रचनाएं हम लोगों के बीच में विद्यमान हैं, जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, ज्ञानार्जन करेंगी और यह भी समझने की कोशिश करेंगी कि कितनी विपरीत शारीरिक परिस्थितियों में उन्होंने इतना महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न किया और इस तरह के ग्रंथों का प्रणयन किया। भाव से भर जाता हूँ जब स्मरण होता है अपनी बीच से एक ऐसी प्रतिभा के चले जाने का। कौशाम्बी की मूर्तियों पर सबसे पहले इस पुरा स्थल के उत्खननकर्ता प्रोफेसर शर्मा जी ने एक्सकेवेशंस एट कौशाम्बी नामक पुस्तक में जो उन्होंने प्राप्त किया था, बहुत सारी मूर्तियों के बारे में चर्चा की है। उसमें प्रस्तन मूर्तियां भी थी, मृण्मयी मूर्तियां भी थी, और उन्होंने अपनी पूरे विद्वत टीम के साथ जो विभाग के आचार्य थे, प्रोफेसर नेगी साहब थे, प्रोफेसर दिनेश यादव साहब थे, प्रोफेसर उदय नारायण राय साहब थे, डॉक्टर सध्या मुखर्जी थी, प्रोफेसर रीएसएम राय साहब थे, प्रोफेसर विद्याधर मिश्र जी थी, ये सब विद्वान थे और विद्वान लोगों की टीम पूरी थी। प्रोफेसर गोवर्धन राज शर्मा जी के साथ वो स्वयं भी बहुत प्रबुद्ध थे, पुरातत्व उनकी बड़ी अच्छी गति थी, तो उन्होंने बहुत कुछ विश्लेषण करने की चेष्टा की थी, लेकिन तब भी सारी मूर्तियां बोलती थी कि हमें और विश्लेषण चाहिए, हमारी पहचान और है, हमारे भीतर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निधियां छिपी हुई हैं, इनको पढ़िए। ये इतनी मुखर मूर्तियां थी कि बार बार कहती थी कि हम पर शोध हो।
और उस कार्य को पूरा करने में जिस विदेशी शोधकर्त्री की आवश्यकता थी वह संयोग से डॉक्टर विभा मिश्रा के रूप में प्राप्त हुई। डॉक्टर विभा मिश्रा ने मृण्मयी मूर्तियों में निहार करके देखा इसमें इतिहास के कितने तत्व, प्राचीन भारतीय संस्कृत के कितने ऐसे तत्व जो अन्यत्र स्पष्ट नहीं है, न साहित्य में न किसी प्रकार की मूर्तियों में, वे मृण्मयी मूर्तियों में समाई हुई है। खासतौर से सिनी वाली के संदर्भ में जब उन्होंने चर्चा प्रारंभ की तो सिनी वाली को कह दिया गया कि ये एक ऐसी मूर्ति है जिसकी केश विन्यास की अपनी एक परंपरा है, जिसमें मुखमंडल पर एक निश्चित प्रकार की कोई देवी जैसी आकृति दिखलाई पड़ती है। लेकिन सिनी वाली है क्या? सिनी वाली का प्रसंग हमारे भारतीय साहित्य में कहाँ आ रहा है? किन किन संदर्भों में उसकी व्याख्या हो रही है? इसे जब विभा ने अपनी लेखनी दी तब पता चला कि राका, कुहू, सिनी वाली ये सब देवियां हैं और ये वैदिक देवियां हैं। सिनी वाली को उन्होंने स्पष्ट किया कि चतुर्दशी की रात्रि जो अमावस्या के पहले आती है और चतुर्दशी और अमावस्या के मिलन जहां होता है उसकी अधिष्ठात्री देवी सिनी वाली है। और इस सिनी वाली की फिर उन्होंने खोज की कि यह इसका स्वरूप क्या है। तो मालूम हुआ कि वो शोकौपसा है, वो सुकर पर्दा है। और इस तरह से उसकी कई ऐसी विशेषताएं फिर उन्होंने साहित्य से निकाली। उन्होंने इसका बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रकाश में डाल दूं क्योंकि वह आने वाली पीढ़ियों को भी समझने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करके छोड़ दिया है लेकिन बहुत कुछ काम उन्होंने संकेत भी किया है। जैसे सुकपर्दा का उन्होंने कहा कि ये सुकपर्दा जो है इसे महीधर ने स्त्रियों की स्त्रियों का उचित केश बंद बताया है। उवट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि साध केशम संयमना वेणीर्वा कपर्दा है, माने वेणी का अच्छी तरह से बांधना और उसको एक नया अलंकृत रूप देना, यह है सिनी वाली के केश की विशेषता। सोपसा अथवा औपसा की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि सुंदर अवयवों वाली नारी। अब देखिए इसकी एक व्याख्या महीधर और उवट ने सुंदर अवयवों वाली नारी किया था और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये वेणी का स्वरूप है और इस पर और भी व्याख्याकारों ने अपनी बात कही। सुखरीरा को कहा कि ये महीधर ने खास तौर से उवट ने कि शोभन मुकुट है, यह नारी अपने शरीर पर अपने सिर पर शोभन मुकुट के रूप में धारण करती थी। अब देखिए जिसको देख करके लोग छोड़ दिए थे उस मृण्मूर्ति में किस तरह से विभाग इतनी सारी चीजें ले आकर के रख रही हैं कि किस तरह से हमारी वैदिक संस्कृति और उस समय की नारियों की वेशभूषा का जो हमारे साहित्य में वर्णन है उसका किस तरह से स्वरूप बताती है। इसी तरह से जब वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसको अपनी तरह से व्याख्या करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि पंखों के समान फैला हुआ जिसका शिरोभूषण हो वह है सुकरीरा। और अथर्ववेद में फिर कहा कि छिद्रों से युक्त एक कोई केश को सजाने के लिए कोई छिद्रों से युक्त कोई उपकरण होता था जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजें ठोस दी जाती थी और उसे फिर नारी अपने शरीर पर धारण करती थी। तो यह सिनी वाली की विशेषताओं को देखते हुए फिर किस तरह से विभा ने उसकी नाना प्रकार की खोज करते हुए अंत में उसको यह कहा यह लक्ष्मी का एक रूप। इस तरह से शोध की एक नई दिशा उन्होंने एक मानक सबके सामने प्रस्तुत किया। इसी तरह से पंचचूड़ा एक टेराकोटा है जो यहाँ से भी मिला है, ताम्लुक से भी मिला हुआ है। कहा जाता है जो ताम्लुक में पंचचूड़ा प्रकार की टेराकोटा मिली, मृण्मूर्ति मिली
वो भी कौशाम्बी से ही कोई ले गया होगा व्यापार के संदर्भ में, वहाँ जो पड़ी रह गई। और अब कहा जाता है कि तामरुक की है, लेकिन है वो कौशाम्बी की, क्योंकि उसकी जो पंचचूड़ा की जो फिगरिन है उसमें जितने प्रकार के हमें उसकी केश सज्जा के रूप 5 जोड़ों वाली दिखलाई पड़ रही हो, वह पूरी की पूरी कौशाम्बी से प्राप्त पंचचूड़ा फिगरिन से मिलती जुलती है। इसकी भी व्याख्या विभा ने अपने ढंग से की और कहा कि यह भी एक लक्ष्मी का रूप है जिसमें विभिन्न प्रकार के अंकुश और खास तौर से पत्र, बाली, धान की बाली लगाई जाती थी, और धान की बाली ऐसी जो लटकती हुई हो, जैसे मोर की कलगी होती है उस तरह से लटकती हुई हो। इसकी भी व्याख्या विभा जी ने की। तो विभा जी में मैंने देखा कि उनकी किताब मैंने पढ़ी पूरी कौशाम्बी की मूर्तियों पर, तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी गहराई से व्याख्या करने की क्षमता तो केवल उन्हीं में थी, क्योंकि उनको संस्कृति का, इतिहास का और प्राचीन भारतीय वाङ्मय का बहुत अच्छा बोध था, और साथ ही साथ शोध की वृत्ति थी, शोध की जिज्ञासा थी। तो उसके नाते वो लग करके इन सब चीज़ों की व्याख्या करती थी। ऐसे उन्होंने हजारों मूर्तियों को स्पष्ट करने की चेष्टा की, और सबको उन्होंने एक निश्चित प्रकार से सजा करके उसकी सारी व्याख्या प्रस्तुत करके छाप भी दिया है, जो कि कौशाम्बी की मूर्तियों के रूप में पढ़ी जा सकती है, और सभी लोग शोध छात्र उसका उपयोग करते हैं। भारत के किसी भी लाइब्रेरी में, आर्काइव्स में, सब जगह वो उपलब्ध है। और कोई भी शोध छात्र जो प्राचीन भारत का कला इतिहास पर अध्ययन करता है, या किसी भी विषय का कला अध्ययन करने वाला कोई व्यक्ति होता है, या साधारण जिज्ञासु कोई होता पाठक होता है, तो वह ऐसी पुस्तकों को ढूंढ करके पढ़ता है। विभा जी का बहुत बड़ा काम था। एक उन्होंने दूसरा भी काम किया था, उदयन की कथा पर आधारित, जो कि कथा सरित सागर में एक कथा आती है, उसके आधार पर भी उन्होंने किया था। उसको उन्होंने यूजीसी के एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबमिट किया था और प्रकाशित भी किया था। अब ये उदयन का जो प्रसंग है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि भास ने एक नाटक लिखा स्वप्नवासो दत्तम, उसमें भास और उदयन के प्रणय कथा का निवेदन है। लेकिन यह बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि कौशाम्बी के एक मृत फलक पर वासव दत्ता को अपने हाथी बैठा करके भागते हुए उदयन दिखाया जा रहा है, और इसकी पहचान की फिर विभा ने कि यह वही उदयन है जो बस नरेश का राजा था, और यह वही वासव दत्ता है जो किसी समय अवंती नरेश की कन्या थी, और वीणा वादन के द्वारा किस तरह से उदयन ने उसको मोहित किया था, और उस अवंती नरेश के जेल में बंद होते हुए भी किस तरह से उदयन ने वासव दत्ता को अपने हाथी बैठा करके भागने की कोशिश की थी। इसी तरह से एक ऐसा भी मृत फलक मिला कौशाम्बी से, जिसको लेकर के तरह तरह से लोग अपने तरफ से अनुमान किया करते थे, लेकिन विभा ने कहा नहीं, यह रावण द्वारा सीता के अपहरण का दृश्य है, जो कि इलाहाबाद म्यूजियम में रखा हुआ है। सारी की सारी टेराकोटा फिगरिन्स जो कौशाम्बी की हैं, वो सब की सब या तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर जी आर शर्मा मेमोरियल जो संग्रहालय है उसमें सुरक्षित हैं, या ज़्यादातर आपके केंद्रीय जो संग्रहालय है कंपनी गार्डन में, यहाँ पर सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो राजकीय संग्रहालय लखनऊ में हैं और दिल्ली के केंद्रीय संग्रहालय में भी हैं। सब जगह जा करके एक एक मूर्ति को बड़ी बारीकी से देख करके उनकी व्याख्या करने का कार्य जिस लगन के साथ विभा ने किया है और जिन परिस्थितियों में किया है वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। यह कोई एक पूर्व जन्म का कोई ऐसा महापुरुष, ऐसा महाव्यक्ति नहीं कर सकता है जिसमें कि इतनी ज़्यादा जिज्ञासा हो किसी चीज़ को जानने की और उसके स्वरूप को व्याख्यायित करने की शक्ति जिसमें हो। तो विभा का यह कार्य जो है मृण मूर्तियों के संदर्भ में सदैव स्मरण किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि अहिछत्रा के उत्खनन से बहुत सारी मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो मृण मूर्तियों पर प्रोफेसर वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल ने एक बहुत अच्छा एक पत्रक तैयार किया जिसे कि
इंडियन आर्कियोलॉजी चौथे वॉल्यूम में छपा हुआ हो। इसके बाद फिर उन्होंने उस पर किताब लिखी। इसी तरह राजघाट से बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई जो गुप्तकालीन थी। उसमें भी केश सज्जा के बड़े नाना रूप आते हैं। आज के जो सौंदर्य प्रसाधन की खासतौर से जो नारी की आज की वेशभूषा नाना प्रकार की बन रही है, उसका पूर्व रूप हमें दिखलाई पड़ता है राजघाट के खिलौनों में, मूर्तियों में। उस पर भी काम बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसके पहले जूड़ा बनाने की कला और कितने तरह की जूड़ाएं हो सकती थी, इस पर जो फलकों पर जो पहला कार्य था वो विभाग का था। हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनके केश विन्यास में कुछ विशेषता है। वहां भी जूड़ा की अलग अलग परंपराएं दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन उनका पूर्ण विकास आगे चल करके मौर्य शुंग काल की मूर्ति कला में दिखलाई पड़ता है, जो कौशाम्बी से प्राप्त है। और उनकी अच्छी व्याख्या फिर हमें कौशाम्बी की मूर्ति कला में दिखलाई पड़ती है और देखना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ चर्चा करना चाहेंगे हम, वो ये है कि उन्होंने और भी बहुत सारे ग्रंथों की चर्चा किया, लेखन किया है, जिसमें उदयन कथा है 2010 में, अंडाल तिरुमूली और वलय पथ एवं कुंडल केसी, ये भी उनकी कृतियां हैं जिसको उन्होंने छापा। सबसे बड़ी बात है कि कम से कम शताधिक उनके शोध पत्र विभिन्न पत्रिकाओं में छपे हुए हैं, और कब वो लिखती थी और कितना लिखती थी, और जब कोई भी पत्र उनका ऐसा नहीं है जो किसी एक पूर्व पत्र का रूप हो, बल्कि वो एक सब नए पत्र शोध पत्र थे और सभी उनके अच्छे शोध पत्र माने जाते हैं। इसी तरह से देखते हैं कि कौशाम्बी की मूर्तियों में अनेक धार्मिक मूर्तियों की पहचान उन्होंने की। उमा माहेश्वर की किया उन्होंने यक्ष कुबेर की किया, यक्षिणियों की विभिन्न प्रकारों की। उन्होंने जो लोक देवता होते हैं उनकी कईयों की पहचान की। इसके अतिरिक्त जो राज परिवारों के और संभ्रांत नागरिकों के जीवन की बहुत सारी चीजें हैं नगरों में, दाम्पत्य जीवन का है या उनके साथ बैठ कर द्यूत क्रीड़ा का है अथवा मद्यपान का है या गोष्ठी का है, सारे दृश्यों को उन्होंने साफ साफ स्पष्ट किया। और इसकी कैटेगरी उन्होंने स्पष्ट की कि ये सारे दृश्य राजघरानों से हैं, ये दृश्य जो हैं वो सामान्य नागरिकों के हैं, ये सामान्य श्रमिकों के हैं, ये सामान्य नारियों की हैं, ये खास विशिष्ट नारियों के हैं, ये देवियों के हैं और यह देवी देवताओं के रूप हैं। इस रत्न मूर्तियों की एक पहचान, उसका एक सांगोपांग विवरण हमें उनकी कृतियों में दिखलाई पड़ता है। एक जो चर्चा यहाँ करना चाहिए वो ये कि महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने एक साफ बात कही कि प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी ये भवे नरः। जो लोक को ठीक से देखता है अपने आंखों से वो सर्वदर्शी हो जाता है। तो लोक कहाँ दिखलाई पड़ता है? लोक दिखलाई पड़ता है इन मूर्तियों में, क्योंकि लोक जो है वह जन सामान्य से लेकर के संभ्रांत नागरिक का पूरा सांसारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसका धार्मिक जीवन है, उसका कार्य व्यापार है, उसकी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं। वह सब का सब हमें मूर्ति कला में दिखलाई पड़ रहा है और लोक कलाओं में दिखलाई पड़ रहा है। वो चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो और चाहे लोक कला का कोई भी रूप हो, उनमें वो रूप स्पष्ट होता है। तो कहते हैं कि इन लोक कलाओं को जो ठीक से देखता है वो समाज को ठीक से समझता है, वही समाज की संस्कृति को भी ठीक से समझ सकता है। और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए तो यह आवश्यक है कि आप लोक को जानें, क्योंकि जिसको हम इंडिजिनस कल्चर करते हैं, जिसको हम भारतीय संस्कृति का मूल कहते हैं, वह गांव है। पुराणों ने बहुत साफ कहा कि वेदों की बहुत सारी मान्यताएं, उन्होंने कहा कि भाई इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुद्भंगेत विवेक चल प्रसाद वेदों मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास पुराण के द्वारा वेदों की व्याख्या कीजिए, तो कहा वेदव्यास ने, वायु पुराण में कहा, महाभारत में कहा। लेकिन इतने से ही नहीं, उन्होंने कहा आत्मा पुराणम वेदानाम, वेदों की आत्मा है पुराण। और
ये भी कहा स्कंद पुराण में कि पुराणम सर्व शास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। ब्रह्मा ने सबसे पहले शास्त्रों में पुराणों का स्मरण किया। क्यों? क्योंकि वो लोक परंपरा से आए हैं, वो वेद परंपरा के नहीं है। वेद में तो केवल शास्त्रीय मान्यताओं के जो मंत्र थे उन्हीं को रखा गया, लेकिन लोक की जो शास्त्रीय और गैर शास्त्रीय दोनों परंपराएं थी वो तो पुराणों में आई। तो लोकवृत्त को भी जो आत्मसात किए हैं, ऐसे पुराणों पर कहते हैं कि हमारी पहली दृष्टि जाती है और उससे वैदिक वाङ्मय सज्जित हुआ, और फिर उनको ध्यान में रख करके वैदिक वाङ्मय की व्याख्या होनी चाहिए। इसी तरह से मैं देखता हूँ कि किसी भी कला की व्याख्या के लिए लोक कला के भीतर जाकर के झांकने की जरूरत है, और जब तक लोक कला में उस भारतीय संस्कृति को नहीं समझेंगे आप, तब तक आप जो वाङ्मय में खास तौर से जो हमारा संस्कृत साहित्य का अथवा किसी भी पाली बौद्ध अथवा किसी भी तरह के प्राकृत भाषा का जो हमारा मूल ग्रंथ है, उसमें अंतर्निहित सांस्कृतिक तत्व को, ऐतिहासिक तत्व को हम नहीं समझ सकते हैं। इस दृष्टि से विभाग का कार्य और विभाग ने जो कार्य किया है वो सदैव स्मरणीय रहेगा, और हमारे पास शब्द नहीं है उनकी प्रतिभा को प्रकाशित करने के लिए। बहुत प्रतिभाशाली थी और बहुत कुछ वो देश के इस संस्कृति को, भारत को, हम लोगों के बीच से बहुत जल्दी ऐसी दिव्य आत्मा हम लोगों से दूर हो गई। हम लोग उनका स्मरण करते हैं तो भर जाता है आंखों में आंसू, और फिर बार बार यही इच्छा होती है कि सरस्वती स्वरूपा ऐसी आत्मा जहाँ भी हो फिर से जन्म ले, और भारतीय इतिहास, संस्कृत, कला को फिर एक नवजीवन मिले। आप सब लोगों ने हमारी बात को ठीक से सुनने की चेष्टा की, और हमें इस अवसर पर दो शब्द कहने के लिए विज्ञान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष और यहाँ के जितने भी माननीय सदस्यगण हैं अथवा अध्यक्षगण हैं, सभी के प्रति मैं बहुत ज़्यादा आभार